नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। 22 जिले 22 खबर की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू करवा दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि बीजेपी की नई नेशनल टीम के गठन की शुभकामनाएं दी गई हैं। संगठन को लेकर और भी कई चर्चाएं हुई। सीएम ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताया कि भविष्य में हरियाणा में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि हरियाणा में 2 कैबिनेट की सीटें विस्तार के लिए बची हुई हैं और केंद्र से चर्चा के बाद ही उन्हें फाइनल किया जाएगा। और संस्थात्मक बातें होती हैं जो मैंने निर्णय की जो भी गतिविधियाँ हैं वो हम उनको बताते हैं। और उसके बुलाते हैं नवीन का जैसे कार्यक्रम है कर्सी से सर, राजनीतिक नीतियों को लेकर संगठन विस्तार को लेकर ये क्या बात है? अभी उस पर चर्चा फाइनल नहीं हुई है। हमने विषय रखा है कि हमारे यहाँ ड्यू है, अब वो कब करना है कब नहीं करना है, जैसा वार्षिक क्लियरेंस आए सर कैबिनेट विस्तार भी ड्यू है। कैबिनेट विस्तार अभी तुरंत नहीं है, लेकिन चूँकि 2 सीटें हमारी खाली हैं उसके ऊपर चर्चा तो होती है। और जब कहीं क्योंकि वो केंद्र की सहमति से हम करते हैं, जैसे सहमति बनेगी वैसे आपको बताएंगे। अभी कुछ नुमाइंदे नहीं। तो आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि इस बार पूरी कपास खरीदी जाएगी, जबकि हरियाणा में पहले 25% कपास खरीद होती थी। सीएम ने कहा कि जो परचेज सेंटर है उनमें इजाफा हुआ है, किसान आसानी से परचेज सेंटर में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आढ़तियों से बातचीत हो चुकी है, छोटे बड़े विषय हल हो चुके हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स का मुद्दा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। मंडियों के अंदर धान आना शुरू हो चुका है। खरीद के विशेष व्यवस्था के विषय में हल कर दिए गए हैं। ई पेमेंट का जो विषय है उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे। खरीद में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे कुछ विषय मार्केटिंग के नाते से, मंडियों के नाते से, आड़तियों की बात हुई थी। उसमें एक विषय था कपास की प्रोक्योरमेंट का। कपास की प्रोक्योरमेंट क्योंकि सीसीआई सीधे करती है, उनके कुछ विषय थे, उन विषयों को हमने उनके सामने रखा है। और एक बात की जो सहमति बनी है, 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट सीसीआई करेगी। पहले 25% कपास ही खरीदी जाती थी, जैसे पिछली बार भी 1 करोड़ क्विंटल ये कपास का उत्पादन हमारे यहाँ हुआ था, केवल 30 लाख क्विंटल ही खरीदी गई थी। इस बार पूरी कपास खरीदी जाएगी, लेकिन उसमें नमी का जो मापदंड है, पैरामीटर है, 12% नमी के ऊपर कपास खरीदी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता सीसीआई नहीं करेगी। तो किसानों को हम संदेश देंगे कि 12% नमी पर सारी जितनी कपास है वो 1 तारीख से वो जहाँ जहाँ परचेज सेंटर्स बनेंगे उन परचेज सेंटर्स के ऊपर खरीदे जाएंगे। पिछली बार 20 परचेज सेंटर बने थे, इस बार हमने डिमांड की कि 40 परचेज सेंटर बनाया जाए, ताकि किसानों की दूरी कम तय करनी पड़े। ऐसी बातों की सहमति बनी। सर धान खरीदना शुरू हो गई है। आड़तियों के लिए भी इसमें रखा गया है कि 1% के साथ आड़तियों के माध्यम से किया जाए और उनका 1% 1.25 एक सुझाव दिया है हमने उनको, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार भी बिना आड़तियों के खरीदी थी। इस बार भी उनका तो कहना है कि क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हम किसानों को करते हैं और आड़तियों के माध्यम से हम नहीं खरीदते हैं। आड़तियों की डिमांड है कि आड़त कम कर दी जाए, लेकिन आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाए। मांग हमने उनकी रख दी है, वो अपने डिपार्टमेंट विचार करके और यही। और इससे पहले गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ करेंगे। उद्योग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। रोजगार पर सीएम का एक्शन प्लान, अब रोजगार मिलेगा युवाओं को। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट 2020 की बैठक ली। इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि किस तरह से उद्योग नीति को लागू किया जाए और इस पॉलिसी के तहत 75% हरियाणा के युवाओं को हरियाणा के उद्योग में ही रोजगार मिल सके।
साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि 75% युवाओं को हरियाणा के तमाम उद्योगों में रोजगार मिलेगा। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और इस पॉलिसी के तहत ही इन युवाओं को यहाँ रोजगार मिल पाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि जिस तरह से कृषि अध्यादेश को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पार्टी पर यानी कि बीजेपी पार्टी पर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है और किसानों को गुमराह विपक्ष कर रहा है। किसानों के हित के लिए, संरक्षण के लिए और उनके सहयोग के लिए इस बिल को लाया गया है। किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी हरियाणा सरकार देती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साफ कर दिया है कि कृषि अध्यादेश में जो भी नियम लागू किए गए हैं उसमें 200% यही सुनिश्चित किया गया है कि किस तरह से किसानों के हित की बात की जाए, किस तरह से किसानों को उत्थान किया जाए और किसानों के एक एक दाने को खरीदा जाए। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच एक तरफ विपक्ष पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी साफ कर दिया है कि किसी तरह से विपक्ष भले ही किसानों को गुमराह कर ले लेकिन बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी और जो किसानों के हित की बात है, जो किसानों के उत्थान की बात है, उसके प्रति ही पार्टी लगातार चल रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। हरियाणा में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब गृह मंत्री अनिल विज एक और कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब एचएम स्क्वाड बनाया जाएगा, जिसके गठन के आदेश खुद गृह मंत्री अनिल विज ने दे दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि संगीन अपराधों के साथ साथ जो भी बड़े बड़े केस हैं, माफिया है, लैंड माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उन सभी पर नकेल कसने के लिए स्क्वाड बनाया जा रहा है और रिपोर्टिंग सीधे गृह मंत्री अनिल विज को की जाएगी। एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जो बड़े बड़े केस हैं, माफियाज हैं, लैंड माफिया, सैंड माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया या और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितना भी है उन सारों पर नकेल डालने का ये। सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में कृषि बिल्स को लेकर कहा कि बिल से करोड़ों किसानों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब किसान अपनी फसल को मंडी, खेत और देश के किसी भी कोने में लाभकारी मूल्य पर बेच सकेंगे। नायब सैनी ने कहा कि विधेयक के पारित होने से ना तो मंडियां खत्म होगी और ना ही एमएसपी। इन बिल्स का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं। किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम मूल्य पर पहले की तरह बेचते रहेंगे। नायब सैनी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को देखने के हित में नहीं है। जिन लोगों ने 55 साल तक किसानों का शोषण किया वो अब किसानों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। किसान बिल अध्यादेश जो लोकसभा में पारित हुए उसको लेकर के आज आप लोगों के माध्यम से किसानों तक उस बात को पहुंचाने के लिए कि जो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो विधेयक पारित हुए, जो पास हुए, ये किसान की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ये लेकर के आ रहे हैं। किसान को इन बिलों के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपने माल को वो मंडी में भी बेच सकता है, वो अपने खेत में बेच सकता है, वो देश के किसी भी कोने में जहां पर उसके माल का लाभकारी मूल्य मिले वो वहां पर अपने माल को, अपनी फसल को किसान बेच सकता है। ये स्वतंत्रता इस बिल के माध्यम से ये किसान को दी गई। तो
तो वहीं बड़ौदा हलके में आईएमटी बनाने के प्रस्ताव को लेकर पंचायतों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में एचएचआईडीसी कोचाधिकारी गोहाना एसडीएम समेत 25 गांव के सरपंच मौजूद रहे। आईएमटी बनाने को लेकर सभी 25 गांवों की पंचायतों और किसानों से ई भूमि पोर्टल के जरिए सहमति मांगी गई। किसानों की सहमति से ही उनके क्षेत्र में आईएमटी बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तकरीबन 7000 एकड़ में आईएमटी बनेगा। किसानों का ये कहना है कि उनके क्षेत्र में बनने वाले आईएमटी के लिए सरकार अगर अच्छा मुआवजा भूमि के लिए देती है तो किसान अपनी सहमति के लिए तैयार है। आपको बताएं कि यहाँ पर आईएमटी को लेकर बैठक हुई जिसमें तमाम तरह के फैसले लिए गए। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में प्रशासन के कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की डॉक्यूमेंट्री से विमोचन किया। आपको बताएं कि इस अवसर पर उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों का एक सीडी लॉन्च की। इस सीडी में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो जो कोरोना काल के समय जो भी चैलेंजेज आए हैं, किस तरह से काम किया, किस तरह से सामाजिक संगठनों ने काम किया, किस तरह का चैलेंज प्रशासन पर रहा और कैसे उन पर पार की गई, इन सारी चीज़ों जो है डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं। और वन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा क्योंकि वो जो समय था वो निकल गया है, तो जो समय है ये भी चल जाएगा क्योंकि सभी ने एक अच्छा काम किया है, उसका ही एक नतीजा है कि जिससे एक अच्छा रिजल्ट आया है। जो हरियाणा का रिजल्ट है बाकी स्टेटों में सबसे बढ़िया है और हरियाणा में जो यमुनानगर का रिजल्ट है वो सबसे बढ़िया आया है क्योंकि रिकवरी रेट जो सबसे अच्छा है। कोरोना के पेशेंट तो आते हैं लेकिन जिस तरह से ट्रीट हो रहे हैं और उनको दवाई दी जाती, प्रशासन उनका सहयोग करता है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसलिए जिला प्रशासन सबसे यही कहता है घर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर जब भी जाए मास्क डालें और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी व समाज सेवी संगठन भी मौजूद रहे। यमुनानगर से देवीदास। मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर दिया। सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया। सिरसा जिले में उखोड़ा रोग व सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन आज सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश दिए जाने के बाद और जिला के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान द्वारा किसानों को साथ लेकर गिरदावरी करवाने का आश्वासन के बाद आज उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। हम आपको बता दें कि किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से लगातार लघु शौचालय के समक्ष धरने पर बैठे थे, लेकिन आज किसानों ने एक महापंचायत बुलाई गई थी ताकि आगामी विरोध की रणनीति अपनाई जा सके। इस बीच सरकार ने जो फैसला लिया कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और खास में ही जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि किसानों के बीच रह करके विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी ताकि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित ना रहे। उसके बाद किसानों ने महापंचायत में फैसला लिया कि आज धरना समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद प्रशासन ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी की सड़कें इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। भिवानी विधानसभा की सड़कों की हालत खस्ता नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। विधायक घनश्याम सर्राफ से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान अमृत योजना से होगा। लोगों का ये भी कहना है कि सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। सड़क पर चलना कभी भी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। धूल मिट्टी सड़कों के टूटने की वजह से उड़ती रहती है। भिवानी में रोडों की बहुत ही खस्ता हालत है। इसके बारे में कई बार हम विधायकों से, एमपी साहब से और सबको गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में बुजुर्गों को और गाड़ी चालकों को, पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। ऐसी हालत है यहाँ भिवानी में। कहने को तो ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमने नहीं पता विकास कहाँ होता है। यहाँ तो विकास होया नहीं। इसमें हम अमृत योजना के तहत पाइपलाइन और सीवरेज की लाइन व पीने के पानी की लाइन ये डाल रहे हैं। इन सब के तुरंत बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और पूरा शहर जो आपको लगता है कि अभी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, वो सारे काम एकदम से बजट में लिए जाएंगे और सबको पूर्ण करवाने के लिए हम कटिबद्ध। तो
तो वहीं कैथल में सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल टीम ने खुराना रोड पर अचार फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में खराब हुआ अचार बरामद किया। आज कैथल में खुराना रोड पर सीएम फ्लाइंग द्वारा रेड मारी गई और रेड के दौरान उनके पास सूचना मिली थी कि कैथल के अंदर एक खुराना रोड पे एक अचार की फैक्ट्री है जो कि पचरंगा अचार के नाम से व्यापार कर रही है और पूरे शहर में सप्लाई चल रही है। इसको लेकर सीएम फ्लाइंग के जो डीएसपी है रविंदर शर्मा उनको सूचना मिली और सूचना मिलते ही उन्होंने गुप्त रूप से आज कैथल में खुराना रोड पर रेड की गई। रेड के दौरान वहाँ पर लगभग 160 ड्राम जो कि 1 ड्राम 200 लीटर का है और 160 ड्राम वहाँ पर मौजूद मिले और उसमें जब सैंपलिंग की गई तो वहाँ पर देखा गया कि जो अचार था आम का, नींबू का, मिर्च का, बिल्कुल सड़े हुए एक हालात में वो पड़े हुए थे और उनमें कीड़े चल रहे थे। उसको लेकर आज जो डीएसपी सीएम फ्लाइंग के डीएसपी है उन्होंने सिविल लाइन जो नज़दीक सिटी थाना था उनको सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको अचार फैक्ट्री को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया और सैंपलिंग के लिए जो सैंपलिंग ली गई वो आगे भेज दी गई है। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं नीलोखेड़ी जीटी रोड पर गांव बुटाना के पास 19 सितंबर को 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ड्राइवर को ही गिरफ्तार किया और उसके पास से 83 लाख रुपए भी बरामद किए गए। करनाल पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। कुछ दिन पहले बुटाना के पास हुई 1.25 करोड़ रुपए की लूट का खुलासा करते हुए डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया जिनके पास से 83,90,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं इसमें और 3 फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने 84 लाख रुपए बरामद करने के बाद इन दोनों को आज अदालत में पेश किया और दोनों आरोपियों को अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया ताकि और रिकवरी हो सके और जो 3 आरोपी फरार हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। तो वहीं रेवाड़ी पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने जैनपुरी इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, देर सवेर कानून के लंबे हाथ उनकी गिरेबान तक आखिर पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही हुआ उन 3 बदमाशों के साथ जिन्होंने विगत 21 तारीख को रेवाड़ी के मोहल्ला जैनपुरी स्थित एक मकान में अकेली रह रही वृद्ध महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसके पहने हुए सभी जेवरात उतरवा लिए और फरार हो गए। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ही था कि वो फरार होते समय वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गए और उसी के आधार पर पुलिस के हाथ उन तक पहुंच गए और अब वो पुलिस गिरफ्त में है। आपको बता दें कि गिरफ्त में लेने के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया और अब रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी कि पहले उन्होंने इस प्रकार की वारदातों को कहां अंजाम दिया गया और इसी रिमांड के दौरान लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद की जाएगी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 195 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक मौत भी हुई है। जिले में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 1416 हैं। अनलॉक 4 में जिस तरह से लोगों को छूट मिली है उसके बाद में कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। फरीदाबाद के अगर 24 घंटे की बात करें तो 195 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है। फरीदाबाद में अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 19,101 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके साथ साथ में एक्टिव केस भी फिलहाल तो फरीदाबाद में 1416 बचे हुए हैं। वहीं अगर टोटल मौतों की बात करें तो फरीदाबाद में अब तक 213 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। इसके साथ साथ में अभी भी गंभीर मरीजों की संख्या फरीदाबाद में 43 बनी हुई है, तो वहीं 9 वेंटिलेटर पर हैं। इसके साथ रिकवरी रेट में थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है जो 91.5 पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ में डबलिंग रेट अभी भी स्थिर बना हुआ है 88.5 पर फिलहाल फरीदाबाद का डबलिंग रेट है। इसके साथ अगर बात करें तो लगातार विभाग में चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि आखिर कोरोना की रफ्तार एक बार जब दोबारा से शुरू हुई है तो अब इस पर रोकथाम कैसे लग पाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
अगर आप पानीपत में और कार से सफर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका हेलमेट ना होने की वजह से चालान कट जाए, और ऐसा हुआ भी है कि कार वाले का चालान हेलमेट ना होने की वजह से काटा गया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। तो क्या पानीपत में अब कार वालों को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा? तो क्या अब कार वाले का भी हेलमेट ना होने का चालान कट जाएगा? इन दोनों शख्स के हाथ में दिख रहे ये कागज नहीं है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस पर सवालिया निशान है। ये कागज ट्रैफिक पुलिस के कारनामे का सबूत है। जी हाँ, पानीपत में पुलिस ने कार वाले का नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने का चालान तो काटा है, साथ ही हेलमेट ना होने का चालान भी काट दिया। उसका थोड़ी प्रॉब्लम है ज्यादा। पहली बात तो इतना ज्यादा दुखी हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकता। रोड के तो एक साइड में गाड़ी खड़ी कर रखी थी, मैं संभाल के सुखदेव डॉक्टर है, उससे अगले के मोड़ पर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी वाला चलान काट के ऑनलाइन भेज दिया। वो मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं भर सकूँ, ज़्यादा दुखी कर रखा भाई जी ने। कौन सी गाड़ी फिर क्या चलान भेजा? i20 है, एक तो भेज दिया विदाउट हेलमेट का, एक भेज दिया रोंग पार्किंग का। एक शख्स अपने फैक्ट्री मालिक की गाड़ी मांग कर बेटी का इलाज करवाने समालखा जाता है, न समझी में गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर देता है और फिर आता है 3500 का ऑनलाइन चालान और साथ में हेलमेट न होने का 1000 का चालान। किसी गाड़ी चलान कट रहा है, हर तरह गाड़ी चलान भरना पड़ेगा। मेरी इतनी मदद यार 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले आदमी। पहले मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, बच्चा से दुखी हूँ। ट्रैफिक पुलिस कहीं भी जाओ, पुलिस अगर साइकिल बजाओ उसका चलान काट दे, मोटरसाइकिल बजाओ उसका चलान काट दे। गाड़ी मतलब बाजार में दुकान है, डॉक्टर की दुकान है, गाड़ी लेकर जाओगे बंदा कैसे जाओगा वहाँ? इमरजेंसी में कैसे जाओगा? एम्बुलेंस लगा रखी सरकार ने, या सरकार ने कोई पार्किंग दे रखी है वहाँ की पार्किंग में तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करें? मैं ये कह रहा हूँ भाई जी, नाजायज आदमी ना दुखी करो। आदमी रोआ है, दिल तय बदुआ देवा है, समझो ये समझ नहीं रहा इस बात ने। इन्हें मोटी 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, जो आदमी 15 हज़ार रुपये भी न तनख्वाह गुजारा करे तो पूछ करेगा 35,000 चलान कैसे, 3500 चलान कैसे भरा। पानीपत पुलिस पर पहले भी चालान के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगते रहे हैं, और एक और वाकया सामने आने से पुलिस की और किरकिरी हो रही है। पानीपत से अनिल कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रही है। सीवर के गंदे पानी से उठ रही बदबू से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। दरअसल अमृत योजना के तहत नई सीवर लाइन डाली जा रही है। ट्रेंचलेस मशीनों से नई लाइन डालते वक्त पुरानी लाइन और नाला टूट गया, जिसके कारण सीवर की समस्या बड़ी हो गई। दूसरी समस्या ये है कि महावीर पार्क के सामने अमृत योजना के तहत 400 mm चौड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है। लोगों का ये कहना है कि पुरानी सीवर लाइन 450 mm की है, इसलिए नई लाइन इससे बड़ी डाली जानी चाहिए, न कि इससे छोटी। तो वहीं फतेहाबाद के भूवा इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। किन्नरों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। किन्नरों का यह कहना है कि करीब 3 दिन पहले उनके साथी के साथ 2 युवकों ने मारपीट की, लूटपाट भी की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रोष स्वरूप उन्होंने आज रोड जाम लगा दिया। सपना महंत ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते सभी किन्नरों में गुस्सा था। करीब 1 घंटे बाद आश्वासन मिलने के बाद जाम को खोला गया। चलिए बात कर लेते हैं पलवल की, जहां पर सीएम फ्लाइंग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया। कार्यालय में बाकी जिलों के आरटीए सचिव कार्यालय के नाम पर बनवाए गए नकली व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंसों को असली तरीके से रिन्यू किया जा रहा है। घोटाले में आरटीए कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए, जिसे लेकर कैंप थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
तो वहीं नूह के अल आफिया अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से लगाए जा रहे सोलर प्लांट का जिला उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मड़ीखेड़ा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के बारे में डॉक्टर से विस्तार से बातचीत की। माड़ीखेड़ा के डॉक्टर्स ने कहा कि माड़ीखेड़ा अस्पताल में CSR प्रोजेक्ट से सोलर प्लांट सिस्टम लगाया जा रहा है। सोलर प्लांट लगने में हो रही देरी को लेकर विभाग से संबंधित अधिकारियों ने दिशा निर्देश मांगे हैं। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास